हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, देखिए ये है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश का सिलेबस है जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका। इसमें टोटल 13 टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, इन सभी टॉपिक्स को समझना है। इसी तरह से आगे सभी टॉपिक्स को दिया गया है। तो इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और आगे इसी तरह का 13 टॉपिक है, 13 वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो सभी क्लासेस को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, देन डेफिनेटली इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से बना पाएंगे। और जो भी लोग कमेंट करते हैं कि इतना इजी आता है क्या, लेवल यही रहेगा क्या, तो आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस भी टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे, जिस भी टॉपिक का थ्योरी आपको समझाऊंगा, उस टॉपिक का जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2024 और 2025 में पूछे गए प्री बीएड और प्री डीएलएड का, उसको भी मैंने शामिल किया है। आप खुद देखिएगा कि लेवल क्या रहता है और क्वेश्चन आते कैसे हैं। चलिए पहला टॉपिक आज समझते हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टारगेट क्या है आपका, तो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का क्रैक करना, मतलब उसमें एक सीट अपना सिक्योर करना। सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्नों पीवाईक्यूज के गहन विश्लेषण के बाद ये नोट्स विशेष रूप से उन्हीं टॉपिक्स पर केंद्रित है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे और जिस लेवल का पूछा जाता है। अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के विशिष्ट नियमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सवाल जिस एंगल से पूछा जाएगा, सवाल जिस लेवल का पूछा जाएगा, उसी लेवल का हम इसको समझने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एक बार में समझ नहीं आता है दोबारा देखिएगा। अगर आप नोट बना लेते हैं इसका तो आपके लिए क्या बन जाएगा, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगा। चलिए देखते हैं नाउन। सिलेबस में आपको दिया है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब नाउन क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, सब लोग जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक है काउंटेबल और एक है नॉन काउंटेबल। तो पहले हम समझते हैं काउंटेबल नाउन। तो देखिए वे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहे हैं। इनका सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन दोनों रूप होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे बॉय। बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसी का क्या बन गया यहाँ पे, बॉयज़ बन गए जो कि प्लूरल है। इसी तरह के पेन, पेन का पेन्स, स्टार का स्टार्स, रुपी का रुपीज़। अब इसमें याद रखने योग्य नियम है, ए एन वन टू मैनी अ फ्यू का उपयोग इसमें हो सकता है, किसमें, काउंटेबल नाउन में। एग्जाम टिप है यहाँ पे देखिए, मैनी का उपयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे मैनी बॉयज़, मैनी बॉय नहीं होगा, मैनी बॉयज़ होगा, प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ नहीं। जो भी नियम है, इंग्लिश ग्रामर हो या फिर हिंदी ग्रामर हो, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, उसमें नियम ही क्या होता है, बैकबोन होता है। किसका, ग्रामर का, व्याकरण का। नियम को अच्छे से जानना है, नियम को क्या करना है, याद करके रखना है दिमाग में, तभी आप ग्रामर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नियम छोटा होता है लेकिन उसका काम क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं नॉन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होते हैं, अगणनीय संज्ञा बोला जाता है इसको। वे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इनका बहुवचन रूप एस लगाकर नहीं बनता है। एग्जाम्पल है जैसे वाटर, वाटर का वाटर्स नहीं होता, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता। शुगर, नॉलेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, फर्नीचर, और उसके अलावा मनी और सीनरी, इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते एस लगाकर, ये बोल रहे हैं। याद क्या रखना है आपको, तो इसमें भी कुछ नियम है, जैसे कि इनके पहले ए या एन नहीं लगता, आप याद रखेंगे। इसके पहले आपको ए या एन नहीं लगाना है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज़, वाज, हैज़ आता है, प्लूरल वर्ब नहीं आता। इनके साथ मच, सम, अ लिटल का उपयोग होता है। प्रीवियस क्वेश्चन है देखिए, डीएलएड 2025 में पूछा गया सवाल है, देयर इज़ ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। अब यहाँ पर मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उत्तर या तो सम होगा या मच होगा, मैनी या फ्यू नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या आया था यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। इस तरीके से इसको बनाना होता है, जो कि बेहद आसान है, समझते जाएंगे चीज़ों को आसान लगेगा। अब यहाँ पे देखिए नाउन जेंडर, लिंग। परीक्षा में मस्कुलाइन पुल्लिंग और फेमिनाइन स्त्रीलिंग जोड़े मैचिंग का प्रश्न आया था। जैसे किंग, किंग का क्या होता है, क्वीन। हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन में किंग का प्रिंसेस जो कि गलत जोड़ा है उसको दे दिया था। और ये एक्टर का एक्ट्रेस, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। लॉयन का क्या होता है, लॉयनेस। प्रिंस का प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस और नेफ्यू का नेस। तो इस तरीके से मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब जो जेंडर है, नाउन जेंडर है, मैचिंग के लिए आता है, जोड़ी मिलाने के लिए आता है ऐसे सवाल, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रोनाउंस।
जो सिलेबस में दिया गया है वो कौन सा है, रिलेटिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, वह शब्द है जो नाउन की जगह पर उपयोग होता है ताकि नाउन को बार बार बोलना ना पड़े, बार बार रिपीट ना करना पड़े, दोहराना ना पड़े। अब इसमें पहले समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन अधिकार, पोजेशन, ऑनरशिप दिखाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे माइन, योर्स, हीज, हर्स, आर्स, देयर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, यहाँ माई एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि यह नाउन, जो बुक है, बुक क्या है, नाउन है, उसके पहले आया है। तो यहाँ पर ये जो माई लिखा है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर है। और सेकंड एग्जांपल में देखिए, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर माइन क्या है, प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। इसी नियम को आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे माइन है तो माइन के बाद कोई नाउन नहीं है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और माई के बाद बुक दिया है पहले वाले एग्जाम्पल पे, यहाँ पे देखिए तो माई क्या है, वहाँ पे वो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है। एग्जाम रूल है यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। जैसे योर्स फेथफुली, ये क्या है, करेक्ट है। और अगला जो वाक्य दिया गया है, अगला जो सेंटेंस है, योर्स फेथफुली, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगला है फिर रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें समझिए चीज़ को, जैसे ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध, संबंध मतलब दो चीज़ों को जोड़ेगा। और अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन जिसे एंटेसिडेंट कहते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, हु। अब हु क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो या जिसने, सिर्फ इंसानों के लिए उपयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। और ये जो हुम है, जिसको या जिसे, इसका मतलब होता है इंसानों के लिए ही उपयोग होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। हु कैसे इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के रूप में, और हुम कैसे इस्तेमाल होता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण है इसका, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। अब इसमें क्या बोल रहा है, लड़का जो खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है, संबंध बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हु है कैसे इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड उदाहरण में देखेंगे आप, देखिए द मैन whom यू मेट yesterday इज़ अ डॉक्टर। मतलब वह आदमी जिससे तुम मिले थे, कब, कल, वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे ये जो whom है कैसे इस्तेमाल हुआ है, इज़ ऑब्जेक्ट। कैसे इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है हुज, इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। अधिकार, पोजीशन दिखाने के लिए सजीव चीज़ों, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे द गर्ल हुज फादर इज़ अ टीचर वोन द प्राइज। अब यहाँ पर ये जो फादर है ये सजीव है, निर्जीव तो है नहीं। तो अधिकार पोजीशन दिखाने के लिए होता है इस्तेमाल, लेकिन सजीव लिविंग थिंग्स के साथ होता है, याद रखेंगे हुज का। विच का मतलब होता है जो। इसका इस्तेमाल जानवरों, एनिमल्स और निर्जीव वस्तुओं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जैसे द पेन विच आई बॉट इज़ लॉस्ट। पेन जो मैंने खरीदा था वो गुम गया। अब यहाँ पर ये जो पेन है, पेन क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए क्या इस्तेमाल होगा, विच इस्तेमाल होगा। अगला है फिर दैट, इसका मतलब होता है जो। विच का मतलब भी जो होता है, दैट का मतलब भी जो होता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, विच का इस्तेमाल एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, और दैट है इसका इस्तेमाल इंसान, जानवर और वस्तु तीनों के लिए उपयोग होता है। विशेषकर सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, ओनली, ऑल, नन शब्दों के बाद। इसे आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, व्याकरण पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको जो नियम है वो स्पष्ट तौर पे याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं एडजेक्टिव। सिलेबस में एट्रीब्यूटिव यूज़ एज एडजेक्टिव एज दिया गया है। अब ये होता क्या है, देखिए एडजेक्टिव विशेषण, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण का गुणवाचक उपयोग। जब एडजेक्टिव का उपयोग ठीक नाउन के पहले होता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब नाउन के जस्ट पहले जो एडजेक्टिव यूज़ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल है, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो नाउन क्या है, बॉय,
और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ कैसे हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ है। गुड एडजेक्टिव है जो बॉय के पहले आया है। सी हैज़ अ रेड कार। अब यहाँ पर रेड क्या है, एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और देखिए जब एडजेक्टिव बिना नाउन के सीधे वर्ब के बाद आए तो उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। जैसे द बॉय इज़ गुड। स्ट्रक्चर देखिए इसका, एज एडजेक्टिव एज। यह स्ट्रक्चर तब उपयोग होता है जब दो लोगों या चीज़ों के बीच समानता, इक्वालिटी दिखानी हो। इसे पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। नियम है इसका, एज और एज के बीच हमेशा एडजेक्टिव की पहली फॉर्म पॉजिटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव या फिर कंपेरेटिव डिग्री नहीं आ सकता। इसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, राम इज़ एज टॉल एज श्याम। ये क्या है, सही है। सेकेंड वाक्य में देखिए, राम इज़ एज टॉलर एज श्याम। गलत है, क्यों, टॉलर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, ये नहीं आ सकता। यही तो बता रहा है ना नियम। अगला है फिर देखिए, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। ये भी क्या है, करेक्ट है। अगर यहीं पे ऐसा कर दे कि सी इज़ एज मोर ब्यूटीफुल एज हर मदर तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगा। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं एडवर्ब। सिलेबस में क्या दिया है, तो एंड पोजीशन दिया है, पीवाईक्यूज फोकस। देखिए एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। वह शब्द जो किसी वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब बनाना। प्रीवियस क्वेश्चन में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि आपको एडवर्ब बनाने के लिए बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए देखेंगे क्वेश्चन भी। एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनता है अक्सर। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि DLED 2025 में पूछा गया था, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज़। ब्रेव का एडवर्ब क्या होगा ये आपको बताना था। तो ब्रेव में क्या जोड़ा गया है, एल वाई जोड़ा गया है, बन गया एडवर्ब, बन गया ब्रेवली। यही आपको करना था। इतना इजी क्वेश्चन आता है। जैसे अन्य एग्जांपल है यहाँ पे, क्विक का क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्ली, हैवी का हैवीली। अब एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब ये क्या होता है, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे समझना आपको जरूरी है। एडवर्ब ऑफ मैनर, काम कैसे हुआ। प्लेस, काम कहाँ हुआ। टाइम, काम कब हुआ, को आमतौर पर वाक्य के अंत में एंड पोजीशन में रखा जाता है और यही क्या होता है, एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब होता है। आपके सिलेबस में यही दिया गया है। और इसका जो मेन नियम है वो क्या है, वो है ये MPT रूल। इसे आपको याद रखना है, MPT का नियम। M मतलब मैनर, P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम। क्लियर है। रूल ऑफ MPT, अगर एक ही वाक्य में तीनों एडवर्ब आ जाएं, जैसे मैनर, प्लेस और टाइम, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्रम क्या होगा, MPT होगा। मैनर पहले आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले आप मैनर डिफाइन करेंगे कि काम कैसे हुआ, उसके बाद आप जगह बताएंगे कि काम कहाँ हुआ, उसके बाद आप टाइम बताएंगे कि काम कब हुआ। ये इसका करेक्ट क्रम होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। इसे आपको याद रखना है, MPT से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा के उदाहरण है, यहाँ पे PYQ ट्रैप्स जहाँ छात्र फंसते हैं। गलत क्या है, तो ये वाला गलत है, ही स्पीक्स एलिजेंटली इंग्लिश। DLED 2024 में यह गलत वाक्य दिया गया था। सही क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश एलिजेंटली। एलिजेंटली कहाँ आएगा, तो लास्ट में आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर अंत में आएगा। अगला है इट वॉज हेविली रैनिंग। ये भी गलत है, ये जो हेविली है कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। इट वॉज रैनिंग हैवीली, प्रीवियस क्वेश्चन में सही से दे। कहने का मतलब क्या है, ये जो मैनर है वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। हैवीली कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। अब ये सही है, ये क्या है, ये सही है। और ये वाला वाक्य अब क्या हो गया, सही हो गया। और ये वाला क्या था, ये गलत था। और ये भी क्या था, गलत था। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसे समझिए। यहाँ पे MPT का उदाहरण, एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। इस कंप्लीट सेंटेंस से एक वाक्य से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे सी सैंग ब्यूटीफुली इन द हॉल लास्ट नाइट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सी सैंग ब्यूटीफुली, कैसे गाया, तो ब्यूटीफुली मैनर बता दिए।
कहाँ गाया तो हॉल में गाया, प्लेस बता दिया। कब गाया तो लास्ट नाइट, बीते हुए रात को, है ना, पिछली रात को। तो टाइम भी बता दिया। तो ये होता है एमपीटी रूल जो कि आपको याद रखना है। आगे है फिर प्रीपोजिशन जो आपके सिलेबस में दिया गया है टाइम और प्लेस के लिए इन, ऑन, एट। इसे आपको पढ़ के जाना है, इसे आपको समझ के जाना है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। हालांकि प्रीपोजिशन का एक अलग टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन में, तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आप समझ लीजिए। देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है। सिलेबस के अनुसार आपको सिर्फ इन, ऑन, एट पर ध्यान केंद्रित करना है, पूरा प्रीपोजिशन नहीं पढ़ने बैठना है, याद रखेंगे। इसे हमने टॉपिक 10 में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। जब वीडियो आएगा टॉपिक 10 का प्रीपोजिशन का, वहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे इसको। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कुछ बेसिक चीज़ों को, आपका काम आएगा। जैसे देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए। यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए। तो समय के लिए पहले समझते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे प्लेस के लिए। तो प्रीपोजिशन है कौन कौन सा, 3 ही है, एट, ऑन, इन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है और यहाँ पे कब उपयोग होता है, और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। जैसे एट, एट का उपयोग कब होता है, एग्जैक्ट टाइम, निश्चित सटीक समय के लिए, फेस्टिवल्स, त्यौहार में, और नाइट और नून के लिए। एग्जांपल है एग्जैक्ट टाइम, जैसे 8:05 PM, 5 बजे एग्जैक्ट टाइम है, सटीक समय है, निश्चित समय है, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, एट का इस्तेमाल होगा। 8 मिडनाइट, मिडनाइट क्या है, फिक्स समय है, तो यहाँ पे 8 का इस्तेमाल होगा। 8 दिवाली, दिवाली क्या है, फेस्टिवल है, तो 8 का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। अगला है फिर ऑन, ऑन का उपयोग कब होता है, डेज, दिन, और डेट्स, तारीख के लिए। टाइम के लिए पढ़ रहे हैं ना, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑन का समय के लिए कब इस्तेमाल करेंगे, या तो दिन बताने के लिए या तो तारीख बताने के लिए। जैसे ऑन मंडे, मंडे क्या है, दिन है, तो ऑन का इस्तेमाल होगा। ऑन 15 अगस्त, तो 15 अगस्त क्या है, तारीख है, तो ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह इन का इस्तेमाल कैसे होगा, तो मंथ्स, महीने, ईयर्स, साल, सीजन, मौसम, और लंबी अवधि, मॉर्निंग, इवनिंग के लिए। जैसे इन 2024, तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल होगा। ये क्या है, साल है 2024। इन जुलाई, जुलाई क्या है, मंथ है, तो इन का इस्तेमाल होगा। इन समर, समर क्या है, सीजन है, तो इन का इस्तेमाल होगा। इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, इन होगा। क्लियर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया था 2025 में, वी विल मीट ब्लैंक 5 PM। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन इंसर्ट करना था, तो बताइए क्या होगा। 5 बजे क्या है, एक निश्चित समय है, सटीक समय है, फिक्स्ड टाइम है, तो क्या इस्तेमाल होगा, वेरी इजी, 8 आएगा। यही आपको करना था, इतना इजी क्वेश्चन आता है। क्लियर है। चलिए अब आगे समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान के लिए यही प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल होंगे। कौन सा प्रीपोजिशन, एट, ऑन, और इन। कब उपयोग होता है, तो एट का इस्तेमाल आप कब करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट, निश्चित बिंदु, छोटी जगह, गांव, कॉलोनी, या इवेंट के लिए। एग्जाम्पल है एट द बस स्टॉप, ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है, एट का इस्तेमाल होगा। एट द डोर, निश्चित जगह है, एट का इस्तेमाल होगा। एट अ पार्टी, इवेंट है, एट का इस्तेमाल होगा। वेरी इजी। उसके बाद अगला है ऑन, ऑन का उपयोग कब होता है, सरफेस, सतह को छूते हुए रखी चीज़ों के लिए, या मंजिल, फ्लोर बताने के लिए। एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्या बोल रहे हैं कि जो पुस्तक है वो टेबल के ऊपर है। अब टेबल के ऊपर है तो हवा में तो नहीं उड़ रहा होगा, टेबल के ऊपर है मतलब टेबल से, टेबल की सतह से टच भी हो रहा होगा, तो क्या इस्तेमाल होगा, ऑन का इस्तेमाल होगा। ही लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, वह सेकेंड फ्लोर में रहता है, तो फ्लोर आ गया, फ्लोर के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ऑन इस्तेमाल होगा। अगला है फिर इन, 3D स्पेस, बंद जगह के लिए, बड़े शहर, सिटीज़ या देश, कंट्रीज के लिए। इन द रूम, रूम चारों तरफ से बंद होगा, इन इस्तेमाल होगा। इन द बॉक्स, बॉक्स चारों तरफ से बंद रहता है, 3D स्पेस है, बंद जगह है ना, बंद जगह, अंदर की चीज़ को बताने के लिए इनका इस्तेमाल होगा। इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, बड़ी सिटी है, इनका इस्तेमाल होगा। इन इंडिया, इंडिया क्या है, देश है, इनका इस्तेमाल होगा। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उसको भी देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड, निश्चित प्रीपोजिशन आते हैं, इन्हें याद कर लीजिए। जैसे नेसेसरी के साथ क्या आता है, फॉर आता है। B.Ed 2025 में क्वेश्चन आया था,
गुड स्लीप इज़ नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन इंसर्ट करना था। तो नेसेसरी के साथ क्या आता है? फॉर आता है। इसको आप याद कर लेंगे। अगला है टॉक अबाउट। टॉक के साथ क्या आता है? अबाउट आता है। ये क्वेश्चन कब आया था? तो DLED 2024 में आया था। ही गेव अ टॉक ब्लैंक द कॉजेज ऑफ डेंगू। अब यहाँ पे टॉक के बाद आपको एक प्रीपोजिशन इंसर्ट करना था। तो टॉक के साथ क्या आएगा? अबाउट आएगा। तो यहाँ पे अबाउट आना था। तो इस तरीके के कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो आपको याद कर लेना है। जैसे सक्सीड दिखे तो सक्सीड के साथ इन आएगा, अफ्रेड दिखे तो अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा, गुड दिखे तो गुड के साथ एट आएगा। इन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आप याद करके जाएंगे। तो इस तरह से आपका इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में। एंड डेफिनेटली आपको इस वीडियो में हमने जो भी बताया है अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो क्या ही पसंद आएगा, वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पर भी वीडियोस आएगा, तो उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और ये जो नोट है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम का चैनल का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम दोनों सेम है, टीचर 3.0 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।